मेरे विषय में बताया गया कि लगातार मैं टीवी में आता हूँ, एक शो आता है लपेटे में नेताजी, उसमें बड़े बड़े नेताओं को मैं लपेटता हूँ। यहाँ किसी नेता को मैं नहीं लपेटूंगा। वहाँ कोई नेता आता है तो राइफल लेके नहीं आता है, यहाँ राइफल लेके सब आए हैं। कब मुझको निपटा दे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ के नेता तो हमारे घर के नेता हैं, घर के नेता भी नहीं, हमारे बड़े भाई हैं जितने लोग हैं। मैं कानपुर से आया हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। कोई हास्य कवि के टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको अपना लोहा फेंक के मारते हैं। ताली अभी भी आपकी कमजोर है, तो आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। इसका इको जरा कम कर दो। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा दाऊद के गिरोह में शूटर हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मास्टर बड़ा होशियार होता है साहब। तमाम दलों के लोग यहाँ आए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे कानपुर के नेता अच्छे नहीं हैं, हमारे कानपुर के नेता बहुत अच्छे होते हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे हिंदुस्तान में छेड़ रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। 1 महीने पहले हमारे एक विधायक जी ने कानपुर में एक वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद एक बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं मैं कितना अच्छा कवि हूँ। अभी 1 महीने पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यादव जी कानपुर के सुबह 7 बजे हमारे पास आ गए। कह लगे कवि जी हमको आशीर्वाद दे दो। हमने कहा भाई किस बात की? कह लगे हम डिस्कवरी चैनल जा रहे हैं, शेर के साथ सेल्फी डालेंगे। हमने कहा वहां जाओगे तो निपट जाओगे। कह लगे क्यों, मोदी जी जा सकते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। मोदी जी शेर के साथ सेल्फी डाल सकते हैं तो हम भी डाल सकते हैं। हमने कहा अकेले जा रहे हो, कुछ इंतजाम है? कह लगे तुम चिंता ना करो, 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हम आराम से चले जाएंगे। और हमारे यादव जी डिस्कवरी चैनल गए, 3 दिनों बाद उन्होंने शेर के साथ सेल्फी डाली। 15 अप्रैल को कानपुर में उनकी याद में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है, जिसका संचालन शशिकांत यादव जी करेंगे। ताली अभी भी कमजोर है, अगर पूरा सदन जोरदार ताली बजा दे तो मैं शुरू हो जाऊं। हमारे बड़े भाई निक्कू भदौरिया बैठे हैं, कानपुर से मुझको सुनने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं अवस्थी जी का मुझे आशीर्वाद मिला। कोरोना की वजह से पूरा देश डिस्टर्ब है। होली बुरा मत मानो, होली अगर किसी के विषय में हम कभी कहते हैं हम लोगों के ऊपर कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होता तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस समय बहुत लोग नाराज हैं। ट्रंप भारत आ गए तो यहाँ के नेता नाराज हैं। हम लोगों को खुश होना चाहिए। कोई बाहरी आदमी हमारे देश में आ रहा है तो नाराज होने की क्या जरूरत? कांग्रेस वाले बहुत नाराज हैं। तो एक पत्रकार ने कांग्रेस के बड़े नेता से पूछा भाई आप क्यों नाराज हैं? कह कि ट्रंप भारत आए थे, मोदी जी ने ट्रंप को 3 बंदर दिखाए, हमारा वाला क्यों नहीं दिखाया? तो उसे बुरा मानने की क्या जरूरत है? तो आप लोग बुरा मानने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिए। ट्रंप जी भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कश्मीर मुद्दे को हम सुलझाएंगे। जब मोदी जी इस काम के लिए हैं तो ट्रंप जी आपको क्या जरूरत? मैंने 4 पंक्तियां लिखी, पंक्तियां अगर ठक से लग जाए तो तालियों का महोत्सव देकर मुझे शुरू कर देना। हमने कहा ट्रंप ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा ट्रंप ज्यादा बोलोगे तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। हालांकि अवस्थी जी ये बात महाराष्ट्र में लागू नहीं हुई, वहां उनसे भी बड़े वाले उनको मिल गए, वहां पे दूसरे लोगों ने सरकार बना ली। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। हमने कहा पहली बार लगा हम अपने राष्ट्र में है, पहली बार लगा हम अपने राष्ट्र में है, मोदी जी के स्वर्णिम स्वराष्ट्र में है। एक मित्र ने हमसे पूछा आजकल चाणक्य कहाँ है? हमने कहा वो दिल्ली में है, पिताजी महाराष्ट्र में है। तो ये हिंदुस्तान के सीपी साहब, हम लोग तो हास्य कवि हैं। थोड़ी देर आप आएंगे, हंसाने की कोशिश करेंगे। प्यार मोहब्बत के विषय मैंने कोई कविता नहीं लिखी, वीर रस मैंने कभी नहीं लिखी। प्यार मोहब्बत से मैं साहब बहुत दूर रहता हूँ। मैं आपको बता दूं मैंने आज तक प्यार क्यों नहीं किया। 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, मजा आ जाए तो पहले कवि पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आप पे है। मैं टीम का ओपनर हूँ, अगर ओपनर आउट हो जाता है तो पूरी टीम आउट हो जाती है। अभी विश्व कप में रोहित शर्मा सेमीफाइनल में आउट हो गए थे, भारत विश्व कप से बाहर हो गई थी।
इसलिए बड़ी टीम बाहर ना हो, इसलिए सर्वाधिक जिम्मेदारी आपकी। मुझे ताली बजा के सबसे ज्यादा आशीर्वाद आप मुझे दें। तो मैं आपको बता दूं, मैंने प्यार मोहब्बत आज तक कभी नहीं किया। 4 पंक्तियां लिखी कि एक फूल, प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। अच्छा प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, हमने आज तक किसी लड़की गौर से देखा तक नहीं। लड़कियों की बीमारी होती है, बीमारी सही हो तो नौजवान मेरा समर्थन करें। बहुत बीमारी होती है, किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ताली जोरदार बजाइए एक बार आप। तुम्हें बहुत दूर रहता हूं साहब प्यार मोहब्बत से। ये हमारे बलराम भैया हैं, कीर्ति देवी देश की सर्वश्रेष्ठ कवित्री हैं। ये सम्मान उनको मिला और उनको मिलना भी चाहिए, मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे डांटा करती है, कह लगे ये हेमंत प्यार मोहब्बत से तुम भागते क्यों हो और तुम लड़कियों के विषय में कोई बात नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको रोते रोते एक लव स्टोरी सुनाई थी। ये टिकटॉक पे बहुत वायरल हुई। वो लव स्टोरी हमने सुनी थी, तब से हमने कसम खा ली, ना प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे फफून को सुना देना, अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। लड़के इंटर के बाद या तो IIT या एसएससी। हम एसएससी की तैयारी करने लगे, फर्स्ट ईयर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम एसएससी की तैयारी करते तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना था। तो साहब तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। शशि भैया ने बताया, लोग हम लोगों को आधा पागल समझते हैं और ये बात बिल्कुल सच है। अब सही हो गया। तो हम लोगों के साथ शादी बहुत मुश्किल में होती। मेरे तमाम रिश्ते तो इसलिए निपट गए कि मैं हाथ से कभी कोई सीरियस लेता ही नहीं है। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने हमारी माँ से पूछा, लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं। बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी। बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की के माँ ने पूछा, लड़का क्या करता है। हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए थे। हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों। तो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। अवस्थी जी बैठे हैं, हमसे फोन करके पूछते थे, बेटा तुम्हारी शादी लटक रही हो क्यों नहीं रही है। तो एक दिन हमारी शादी हो गई। हमारे पिताजी ने लखनऊ में एक लड़की को पसंद किया और उनका सुबह 11 बजे लड़की को देखने चलना है। 11 बजे तुम तैयार हो जाना। अब सुबह हम 11 बजे नहा धो के तैयार हो गए। तो हमको तो होने वाली पत्नी को देखने जाना था। तो 11 बजे फोन आया, कहने का बेटा ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाके लड़की को देखाओ और पहली बार होने वाले ससुराल जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के, हम कट्टा लेके पहुंच गए। उसके बाद 2.5 साल बाद हमारी जमानत हुई। तो हमारी जमानत के बाद भी रिश्ते आए, रिश्ता फिर आ गया। इस बार लड़की के पिताजी आए, कहने के तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनल है, परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने के तुम पढ़े लिखे कितना हो। तुमने कहा अंग्रेजी से। मैं क्या है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है। मैंने कहा धारा प्रवाती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो। मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है। अब मैं अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है। हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। ना तालियां आती हैं तो साहब कहाँ सुनाते हैं छोटी ABCD। कहने लगे तुम अंग्रेजी में फेल, गणित आती है। हमने कहा आती है। कहने के 41 का पढ़ा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने लगे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे, बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था। हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था। हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे 1000 आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नामों पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। शशिकांत भैया आए थे मध्य प्रदेश से हमको आशीर्वाद देने, मनोज भैया, तेज दादा, सभी लोग आए थे। बिल्कुल सच्ची घटना आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का और हमारी शादी। भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरे देश में कर्फ्यू ऐसा माहौल लग जाता है। तो हमने पिताजी से कहा कि दिन शादी न करिए, पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा हमारी, आप शादी करो। नहीं माने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे
कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहा छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा। व्यवस्थित आ रहे, अभी बारात में हमें आशीर्वाद देने आए थे, देख लीजिए आप। कहने लगा विराट कोहली ने मारा। तो हमने कहा विराट कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख के कह रहे हो? 2 मिनट बाद पता चला इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो आप लोग ऐसे बाजार से बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने वैसा मोबाइल बंद कर दिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। हफ्ते 12 बजे को होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है। ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुले, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र हैं। एक इंजीनियर है, नाक कटवा घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल के तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया। तो हम थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय देना, घोड़ी नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूँ। टिप्पणी समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरी टिप्पणी समझ में आई। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। क्या व्यंग समझते आप? शशि भैया का आशीर्वाद मिला। व्यंग्य की कविता पढ़कर ये मैं देश के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकारों में एक तेज दादा के चरणों को समर्पित कर, बड़ी टीम है, बड़े कवियों तक पहुंचना है, पढ़कर मैं बैठना चाहता हूँ। सुनिए हिंदुस्तान की स्थिति क्या है कि एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीच बो रहे हैं और सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान हैं, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आप खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निगला, आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली, आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलयुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, और दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो, ये जलती ट्रेनों की व्यथा हो। प्रभु बोले तेरी बात सही है। इन पंक्तियों में पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूँ देशातंकवाद महंगाई लाचारी में ना खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कोई दंगा ना हो जाए। क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, मुझे तालियों से विदा कर दीजिएगा। क्योंकि जो प्यार को सींचते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून धर्म के नाम पे बहा, तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा? अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा, फिर हकीकत में।